दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। देखेंगे रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बाइक रैली निकाली। उनके साथ एडीएम दोनों और सिटी मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति रहे। उसके बाद मिलक के भोजीपुरा गांव में एक गरीब महिला के घर के लिए ज़मीन की पूजा अर्चना की और उसको घर बनवाने के लिए तमाम व्यवस्था की और उसके बाद में कार्यवाही शुरू किया। इसके अलावा देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अदालतें भी अब सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे जो गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने जिस तरह से भाजपा और प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूतों के साथ में जो बातें कही हैं वो भी देखेंगे। इसमें बस बने रहिए मेरे दोस्तों। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। 15 अगस्त यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस रामपुर भी पूरे जोश और खरोश के साथ इसमें शामिल है। देख सकते हैं कि गांधी समाधि को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रविंद्र कुमार मादड़ ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर तिरंगा रैली में सम्मिलित होकर लोगों को जागरूक किया। जिलाधिकारी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल से सैकड़ों लोगों द्वारा पूरे रामपुर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर देश की उन्नति में अपने योगदान के प्रति संकल्पबद्ध होने का अवसर है। इस दौरान अपर जिला अधिकारी प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य, अपर जिलाधिकारी वित्त एन राजेश्वर हेम सिंह और नगर मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा आदि मौजूद रहे। देखिए हमारी ये शानदार रिपोर्ट। अपडेट कीजिए, अगला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा सपना और समस्या होता है मकान। रोटी और कपड़े का तो जुगाड़ वो कर लेता है, लेकिन अपने मकान के लिए बहुत जिद्दोजहद और मेहनत करना पड़ती है। रामपुर जिलाधिकारी ने अपनी कोशिशों से इस समस्या का भी निदान किया है, समाधान किया है। उन्होंने मिशन सामर्थ्य के अंतर्गत अब तक लगभग 11 लोगों को मकान दिलवाए हैं, उनके आवास का निर्माण कराया है। आज मिलक के भोजीपुरा की रहने वाली लक्ष्मी के आवास के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें अधिकारी खुद शामिल रहे। ये आवास मिलक विकास खंड के अधिकारी, कर्मचारी और प्रधानों द्वारा निजी आर्थिक संसाधनों से बनाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट क्या कहा है खुद जिलाधिकारी ने। 1 महीने में रोड कंप्लीट हो जाएगा? हो जाएगा? तो लिखित में आदेश जारी करूँगा। 1 महीने में हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 महीने बाद मैं दोबारा पता करूँगा। देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं मिशन समर्थ के अंतर्गत कि जितने हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, निर्बल आय वर्ग के लोग हैं, उनको समाज के सम्राट लोगों के माध्यम से आवास की सुविधा दें। तो क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं होती है किसी व्यक्ति की, रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर जो हमारे समाज में अग्रणी लोग हैं वो ये ठान लें कि हमें समाज के सभी लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से उसमें समाज में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। तो आज 11वां मकान इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने आज इसकी नींव रखी है और एक मकान का हम लोग उद्घाटन कर चुके हैं। एक और मकान हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसका भी अगले 2-3 दिन में हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, कंप्लीट मकान का। तो इस प्रकार से बहुत तेज़ी से ये प्रयास है कि जिन मकानों की नींव रखी गई है लगभग 2 माह से 2.5 माह में मकान पूरे हो जाएं और जितने हमारे गरीब भाई बहन हैं जिन्होंने कभी सपना देखा था
मकान पूरा होने का। तो ऐसी प्रेरणा ईश्वर हमें प्रदान करता है। यहाँ पे मैं हमारे ब्लॉक के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज इस आवास को बनाने का बीड़ा लिया है। तो बहुत अच्छी बात है और यही प्रयास है कि लगातार हमारे जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखते हैं और लोग आगे से आके हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हम भी इसमें मुहिम में सहयोग करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारी सोसाइटी के लिए। अच्छा सर, मैं लास्ट ईयर इस गाँव में आया था तो तब भी ये रोड कच्ची थी। तो मैंने यहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी को कहा है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 1 माह में पूरी जो रोड है उसे कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि गांव के लोगों के लिए रोज़ आने जाने का एक वो माध्यम होती है और वो प्रधान की और सेक्रेटरी की, हमारे वीडियो साहब की जिम्मेदारी है। तो 1 माह में ये सड़क बन जाएगी, नहीं बनेगी तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मुझे आके बता दें। तो हम कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो एक अनवरत बढ़ता हुआ कार्य है। जितने लोग जुड़ते जाएंगे, जितने लोगों का हम लोग सेवा कर सकते हैं, तो इसमें कोई संख्या नहीं है, ये तो अनवरत एक चीज़ है जो कि लगातार बढ़नी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि कोर्ट कचहरी कोई खास सुरक्षित नहीं रह गई हैं। कहीं भी गोलियां चल जाती हैं, कोर्ट रूम में मर्डर हो जाते हैं, परिसर में फायरिंग हो जाती है और तो जजों को भी मार दिया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है, जहां लोग न्याय के लिए जाते हैं, अगर वहीं लोगों की जिंदगियां सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां होंगी। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने जो कहा है वो कानून व्यवस्था की पोल खोलता हुआ नजर आता है। हाल के दिनों में राजधानी दिल्ली की अदालतों में फायरिंग और बाकी घटनाओं को देखते हुए सभी हाई कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने धनबाद जज की हत्या का जिक्र करते हुए कि जजों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों से हाई कोर्ट में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की घटनाएं डरावनी हैं और हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही जान का खतरा सता रहा है और उन्हें कहना पड़ रहा है कि उनकी जान को खतरा है, तो फिर किसे कहां सुरक्षित कहा जा सकता है। जस्टिस SR भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, यह डरावना है कि हाल के दिनों में राजधानी दिल्ली की अदालतों में गोलाबारी हुई है। हमने कम से कम 3 ऐसी घटनाओं को देखा है कि कोर्ट में जहां न्याय और कानून का शासन होता है, वहां सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता। ऐसे में न्यायिक संस्थानों में सभी पक्षों को सुरक्षा के तगड़े इंतजाम करने होंगे। कोर्ट ने 28 जून 2021 को धनबाद में एक सेशन जज की मॉर्निंग वॉक के दौरान हत्या का भी जिक्र करते हुए कहा कि जजों की जिंदगी अब सुरक्षित नहीं रह गई है। कोर्ट ने कहा, अगर जजों को ही सुरक्षा नहीं मिल पाएगी तो यहाँ न्याय की आस लेकर आने वाले लोगों को भी नाउम्मीदी मिलेगी। उत्तम आनंद के केस के बारे में अगर आपको बताऊं तो मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी थी, जो CCTV फुटेज में सामने आया था। उससे पता चला था कि यह जानबूझकर किया गया मर्डर था। तो अगर जजों को उनके फैसले दिए जाने के लिए जान से मार दिया जाएगा तो फिर फैसले आखिर कौन करेगा? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें परेशान करते हैं। बेंच ने कहा कि अदालत परिसर में केवल CCTV लगाने देने से कुछ नहीं होने वाला। आम लोगों के हितों का ख्याल रखते हुए हर तरह की सुरक्षा की तैयारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सलाह दी है कि कोर्ट परिसर में स्थायी सिक्योरिटी यूनिट्स बनाने पर भी विचार किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी का आदेश दिया है। इन जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करने को भी कहा गया। इसके अलावा कोर्ट परिसर में दुकानों और वेंडर्स पर भी सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्ट परिसर में एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधा देने को भी कहा गया है। ये बात वाकई में सोचने वाली है। अगर कोर्ट परिसर में आरोपी की हत्या की जा सकती है तो फिर जजों की क्यों नहीं की जा सकती? ये एक बड़ा सवाल है। सरकारों को कोर्ट में बढ़ रही घटनाओं के बारे में सोचने की जरूरत है और वहां की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। अब देखिए आप नेता संजय सिंह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जब से भाजपा ये बड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री घटने के दावे करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब सदन में बोल रहे थे तो भ्रष्टाचार के सफाए का दावा कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी कहीं भी भाषण देते हैं, सबसे बड़ा दावा उनका रहता है कि देखिए हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। अब वो एक अलग बात है कि जब से 2014 में मोदी वॉशिंग पाउडर आया तो सारे भ्रष्टाचारियों को धुल धुल कर राजा हरिश्चंद्र बनाकर अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल कर लिया। लेकिन एक ऐसा खुलासा अब CAG की रिपोर्ट के माध्यम से हुआ है
जिसमें पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के ऊपर सबसे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भ्रष्टाचार भी ऐसा कि जिसको आप जानेंगे और सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। और छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। जब वो प्रोजेक्ट बनता है तो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत के हिसाब से वो द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट तैयार होता है। कितना? 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। अब 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का बहुत ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं दाम, तो 2 गुना कर लीजिए, 36 करोड़ कर लीजिए, समझ में आता है। 2 गुना कर लीजिए, लूटने का मन है 2 गुना कर लीजिए। लूटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में सड़क बनाई। नंबर 1। दूसरा, सबसे ज्यादा इनका चर्चित भारतमाला प्रोजेक्ट है। और उस भारतमाला प्रोजेक्ट में 75,000 किलोमीटर की सड़क पूरे देश में बननी। 75,000 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा। और उस 75,000 किलोमीटर की सड़क में 1 किलोमीटर की सड़क बननी थी 15 करोड़ रुपए में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस 1 किलोमीटर सड़क का दाम बढ़ा दिया 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए, यानी 75,000 किलोमीटर की सड़क में सीधे सीधे 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया है। 75,000 किलोमीटर के भारतमाला प्रोजेक्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार ने किया है, क्योंकि हर किलोमीटर पे 10 करोड़ रुपए की लागत बढ़ा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं। 2G का स्कैम आपने सुना होगा, कोयले का कोयला जी का स्कैम सुना होगा आपने, बड़े बड़े स्कैम आपने सुने होंगे। इन्होंने तो भारतमाला के नाम पे माला माल कर लिया अपने आप को। भारतमाला के नाम पर मोदी जी ने अपने आप को माला माल कर लिया। 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह CAG की रिपोर्ट कह रही है कि 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में जो सड़क बननी थी, उसको 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में वो सड़क बनाई जा रही है। और आप जैसा जानते हैं, हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अत्यंत प्रिय है, जिसके बिना उनको रात की नींद नहीं आती। वो व्यक्ति उनको भारतमाला के प्रोजेक्ट में कहां कहां काम मिला है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केरला में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज, छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप, तेलंगाना में भारतमाला प्रोजेक्ट
अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, महाराष्ट्र में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, उड़ीसा में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मध्य प्रदेश में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेस्ट बंगाल में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, गुजरात में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, गुजरात में भारतमाला प्रोजेक्ट अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। पूरे देश में भारतमाला प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा लाभ पाने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी मित्र अडानी और उसकी कंपनियां हैं। पूरा देश, जब मैं कहता हूं पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट अडानी का, सड़क अडानी का, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। जब ये बात मैं कहता हूं तो ये बात पूरे प्रमाण के सामने आपके सामने रख रहा हूं, और हो सकता है ये कहने के बाद 2-4 ईडी सीबीआई के मुकदमे और हो जाए, जो कि इनका काम है। हो सकता है संसद से एक सत्र के लिए निलंबन और बढ़ा है और बढ़ जाए, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। मोदी जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भाषण दोगे पूरे देश में और अपने दोस्त के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करोगे, सीएजी की रिपोर्ट में उसके प्रमाण सामने आएंगे, तो हम लोग तो चुप रहने वाले नहीं है। और मैं तो पूरे इंडिया गठबंधन के दलों को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कीजिए। यह कोई छोटा मामला नहीं है, 7.5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बनाने का मामला है। अभी यही नहीं रुकती सीएजी की रिपोर्ट, और आगे आपको बताता हूं। देखो है दीवानों, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, एक फिल्म का गाना था। लेकिन भाजपाइयों ने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान श्री राम को भी नहीं बख्शा। सीएजी की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। अयोध्या के अंदर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यही संस्था है, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में करीब करीब 19 करोड़ 73 लाख रुपए की हेराफेरी इन्होंने की, लगभग 20 करोड़ रुपए की। यह भी सीएजी रिपोर्ट कह रही है। 19 करोड़ 73 लाख, लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला, घपलेबाजी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के प्रोजेक्ट में की गई है। अब आप लोग सुनते होंगे कि आयुष्मान योजना, इतने लोगों को इलाज करा दिया, उतने लोगों को इलाज करा दिया। बाप रे बाप, पूरे देश को इतना बड़ा स्वास्थ्य का इंतजाम कर दिया मोदी जी ने। जो भाजपाई देखिए, गली मोहल्ले, चौराहे, गांव में, कस्बे में आयुष्मान योजना चिल्लाते नहीं चिल्लाते। वो आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 फोन नंबर पे 2 बार दोहरा रहा हूं आपको, 3 फोन के नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 3 फोन नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही है। 10 लाख लोगों की।
ये है मोदी जी आपकी आयुष्मान योजना। मध्य प्रदेश के अंदर जहां मामा शिवराज हैं, वहां पर 400 लोग दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। 400 लोग दुनिया में ही नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। उनका इलाज चल रहा है आयुष्मान योजना में। मृत लोगों का, मरे हुए लोगों का इलाज आयुष्मान योजना में चल रहा है। मध्य प्रदेश में 8000 लोग एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति, मान लीजिए धर्मेंद्र कुमार हैं, तो धर्मेंद्र कुमार का इलाज भोपाल में भी चल रहा है और इंदौर में भी चल रहा है और जबलपुर में भी चल रहा है। 8000 व्यक्तियों का एक समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हरियाणा आ जाइए, हरियाणा के अंदर 4121 लोगों का एक समय में कई अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बताऊं सबसे हैरानी वाली बात भी और सबसे मजेदार बात भी, एक महिला को, उसने नवजात शिशु को जन्म दिया, बच्चा हुआ, डिलीवरी हुई, तो मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। एक महिला को डिलीवरी हुई, बच्चे का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है और मां का इलाज अलग अस्पताल में चल रहा है। ऐसे ऐसे घोटाले, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी घपलेबाजियां। मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार और घोटाले के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और हिंदुस्तान की आजादी के बाद आपकी सरकार भ्रष्टतम सरकार है। कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूं, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मत बोला कीजिए। हंसी आती है जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। जब आप बोलते हैं 70,000 करोड़ के घोटाले के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ, तो उसके तुरंत बाद आप उसको ज्वाइन करा लेते हैं, आपके ऊपर लोग हंसते हैं। आप अभी भी दावा कर रहे हैं स्कैम फ्री इंडिया बना दिया। अरे आपने तो स्कैम युक्त इंडिया बना दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार युक्त इंडिया आपने बना दिया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, भ्रष्टाचार युक्त भारत आपने बना दिया। बहुत सारी और जानकारियां हैं, वो आपको डिटेल में करके दूंगा। एक पेंशन से संबंधित जानकारी है जिसको रीना जी आपके सामने रखेंगी, फिर प्रियंका जी अपनी कुछ बात रखेंगी, फिर समापन करते हैं। आपके सवाल जो होंगे आप दीजिए। आप सबने सुना होगा, पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में मोदी जी कह रहे थे कि उन्होंने देश को स्कैम फ्री बना दिया। और अभी माननीय संजय जी ने कितने डिटेल में समझाया कि किस तरह हर तरह की योजना में मोदी जी के अंडर में स्कैम ही स्कैम चल रहे हैं। चाहे भारत माला प्रोजेक्ट हो, आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट हो, और तो और जो बुजुर्गों की पेंशन होती है, हमारे देश में कई सालों से बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। बुजुर्गों की जो पेंशन योजना है, वो पेंशन योजना का पैसा मोदी जी के राज में उसको इन्होंने डाइवर्ट करके एडवर्टाइजमेंट, अपनी फोटो छपवाने में खर्च कर दिया। आप देश के किसी भी हवाई अड्डे पे चले जाइए या पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, आपको मोदी जी की फोटो हर जगह दिखाई देगी। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसमें कई जगह मोदी जी की फोटो लगाने के लिए जो देश के बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन का
रुपया जो है वो फोटो लगाने में खर्च किया जा रहा है। इतना मोदी जी को पूरे देश में अपनी फोटो छपवाने का शौक है। पेंशन योजना जो है उसमें मामूली 200 रुपए केंद्र सरकार देती है। आज की तारीख में जब सिलेंडर 1200 रुपए का है, पेट्रोल 100 रुपए का है, दाल 100 रुपए की है, तो 200 रुपए में वैसे ही बुजुर्गों को कुछ नहीं मिलता। खुद मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं और बुजुर्गों को सिर्फ 200 रुपए की पेंशन मिलती है। सिर्फ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उस पेंशन को 2500 रुपए करा हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग पेंशन दिल्ली में केजरीवाल सरकार दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को श्रवण कुमार मानते हैं। वो मानते हैं कि दिल्ली के सारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी उनकी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बुजुर्ग पेंशन का जो पैसा है वो मोदी जी ने एडवर्टाइजमेंट में यूज किया। कई जगह जो बुजुर्ग गुजर गए उनके नाम पे भी पेंशन का पैसा निकाला जा रहा है, पता नहीं किसके जेब में जा रहा है। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि किस तरह से बुजुर्गों के नाम का पैसा गलत जगह यूज हो रहा है। प्रियंका, आपने संजय सर से और रीना जी से जो सुना, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। इसमें हम लगातार आपको और जानकारी देंगे। सीएजी की रिपोर्ट ने बहुत सारे खुलासे किए, इस पर दोबारा प्रेस वार्ता होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।